Hi guys, uh, in, into, on, at, for, since, उफ बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो प्रीपोजिशंस है ना, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं ताकि वो सही हो जाए और सही तरीके से लग जाए। अक्सर ही प्रीपोजिशंस कंफ्यूज करते हैं, और यदि आप भी इनसे कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो मेरा आज का ये जो वीडियो है ये आपकी समस्या का समाधान है। आपसे यही कहूंगा कि इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, इस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो आप अंत तक और एकाग्रता के साथ देखिएगा। निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए वहां चलते हैं जहां समस्या का समाधान है। राइट। तो यहाँ है हमारी प्रीपोजिशन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो प्रीपोजिशंस का चार्ट है, कुछ प्रीपोजिशंस का इस चार्ट में कुछ प्रीपोजिशंस को इस चार्ट में मैंने रखा हुआ है और उनकी हिंदी मीनिंग भी रखी हुई है। आपको करना क्या है, आपको इन प्रीपोजिशंस को हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना है, ताकि जब आप सेंटेंस बनाने जाएं तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। राइट। और अब आप देखेंगे प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। उसके पहले आप देखिए प्रीपोजिशंस के उस वर्ड की स्पेलिंग में ही समझ में आता है कि पोजीशन बताने वाला यानी नाउन या प्रोनाउन के सामने आता है और पोजीशन को शो करता है। तो द प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड दैट कम्स विद अ नाउन एंड प्रोनाउन टेल्स इट्स रिलेशन टू द वर्ड्स। मतलब क्या, इसकी मीनिंग क्या हुई? मतलब ये कि प्रीपोजिशंस जो हिंदी में मीनिंग कहलाती है, उसका मतलब है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन का या प्रोनाउन का उसके साथ आकर के उसका संबंध दूसरे से बताता है, दूसरों से उसका संबंध बताता है। वो वर्ड प्रीपोजिशंस कहलाता है। अब आप देखेंगे कि प्रीपोजिशंस तीन प्रकार के होते हैं, यानी मुख्य रूप से प्रीपोजिशंस तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। एक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। कुछ जगह और भी प्रकार बताए गए, लेकिन मुख्यतः ये तीन प्रकार के प्रीपोजिशंस। और अब मैंने क्या किया है कि जो मैंने अगले जो चार्ट बनाया, वो चार्ट तो हालांकि बहुत लंबा है, लेकिन हम उनमें से कुछ वर्ड्स को, जो कुछ प्रीपोजिशंस है, उन प्रीपोजिशंस पर चर्चा करेंगे। और बाकी का चार्ट आपके लिए है कि आप उस चार्ट को अच्छी तरीके से रीडिंग करें। उसमें मैंने सिचुएशन क्रिएट की हुई है, ऐसे सेंटेंस लिए हैं जो तीनों प्रकार के प्रीपोजिशंस की तीनों सिचुएशन को बताते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो पहला है, इन करीब 30-35 जो प्रीपोजिशंस मैंने लिए, उनमें से कुछ ही पर हम चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर संभव नहीं हो पाएगा। सॉरी। तो आप देखिएगा, जो पहला है, आप यहाँ पर मैं पेन का उपयोग करूँगा, आप मेरे पेन पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला चार्ट है हमारा, पहला वर्ड है क्या, अबाउट। अबाउट प्रीपोजिशंस। इस अबाउट प्रीपोजिशंस में आप देखेंगे कि इट अबाउट 7 o'clock क्या शो कर रहा है, टाइम की
शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। लगभग 7 बजा है, लगभग 7 बजा है, राइट। ये शो कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरा जो है उसका सेंटेंस क्या है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो, द ट्रेन इज अबाउट टू गो, कहने का मतलब ट्रेन जाने को है, ट्रेन जाने को है, पोजीशन शो कर रहा है। और तीसरा क्या, तीसरा है आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो पहला सेंटेंस समय को शो करता है, उसकी स्थिति को शो कर रहा है। दूसरा सेंटेंस पोजीशन को शो कर रहा है। तीसरा सेंटेंस रिलेशनशिप बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि वर्ड तो एक ही है, प्रीपोजिशंस, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में वो प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से और भी सेंटेंस को बनाकर देखना है, किसका, इस प्रीपोजिशन को लेकर के, राइट। अब हम आगे दूसरे प्रीपोजिशंस पर चलें तो हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा प्रीपोजिशंस हम पूरे तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस है, राइट। तो हम ऑन ले लेते हैं, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर, ठीक। और वंस अपॉन का मतलब क्या होता है, सॉरी, अपॉन का मतलब भी पर ही होता है। ऑन का मतलब पर और अपॉन का मतलब पर, और साथ में एक और उठा लें, एट का मतलब भी पर ही होता है। एट का मतलब भी पर से लिया जाता है। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक के बाद उठा इन पर प्रयास करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो देखिए पहले में लिखा है ही केम ऑन टाइम, ही केम ऑन टाइम, वह समय को आया, समय पर आया। ही केम ऑन टाइम, वह समय पर आया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तीसरा सेंटेंस, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन फादर, बच्चे पिताजी पर डिपेंड है। तीनों सेंटेंस में वर्ड तो एक ही है, प्रीपोजिशंस ऑन, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। एक में हम समय शो कर रहे हैं, दूसरे में हम पोजीशन शो कर रहे हैं कि किताब किस जगह पर है, और तीसरा बच्चों के बारे में पिताजी का रिलेशन जो है उसको शो कर रहे हैं। और तीनों सेंटेंस में हम हिंदी में देखेंगे तो हमको ये चीज़ समझ में आएगा कि वह समय पर आया, किताब टेबल पर है, और बच्चे पिताजी पर डिपेंड है। पर शब्द तीनों में आया। अब सिचुएशन अलग है। इसी तरीके से जो हमारा अगला जो प्रीपोजिशंस है वो है अपॉन। तो अपॉन का सेंटेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम मुगल रूल्ड ओवर इंडिया। वंस अपॉन अ टाइम मुगल रूल्ड ओवर इंडिया। किसी समय मुगल जो थे वो इंडिया पर शासन करते थे। ये इसकी हिंदी हो गई, ठीक। अब इसके बाद जो हम देखते हैं वो है एट। तो हमारा एट प्रीपोजिशंस कहाँ है, चार्ट में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमको कि हमारा एट प्रीपोजिशंस कहाँ है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक चीज़ और इसमें करके रखी हुई है, और वो ये है कि जो प्रीपोजिशंस आपको सेंटेंस में शो हो रहे हैं वो पूरे के पूरे अंडरलाइन करके रखे हैं मैंने। सारे सेंटेंसों में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक।
तो आपको ये समझने के लिए कि प्रीपोजिशंस कौन से हैं मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, राइट। और अपॉन को समझा। ये हमारा जो तीसरा प्रीपोजिशन से एट, इसकी भी मीनिंग होती है पर, ठीक है ना। जैसे इसमें आप देखेंगे, आप इसके ये सीरियल नंबर पर मत जाइए, ये थोड़े डिस्टर्ब है। यहाँ 1 2 3 होना था, 2 3 4 हो गया, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप केवल अपनी जो एकाग्रता है वो सेंटेंस पर बनाए रखेंगे। तो आप देखेंगे कि सुशीला इज एट होम नाउ, सुशीला इस वक्त घर पर है। ये सेंटेंस पोजीशन दिखा रहा है हमारा, और इसमें एट प्रीपोजिशन से। दूसरा देखिए, ही केम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आया, वह 7 बजे आया। दूसरा, उसके बाद मदर वॉज एट वर्क ऑल डे, मदर वॉज वर्क एट ऑल डे। कहने का मतलब क्या है, मदर ने, ये स्पेस दे दूं थोड़ा सा, ठीक, मम्मी दिन भर काम करती है या करती रही, मम्मी दिन भर काम करती रही। तो वर्ब तो, प्रीपोजिशन तो एक, एट, सिचुएशन अलग अलग, अलग अलग सिचुएशन में एक ही प्रीपोजिशन का उपयोग, ये हमको सीखना है, राइट। तो ऑन, एट, अपॉन, तीनों में पर का, हिंदी में पर बोलते हैं। जैसे सुशीला एट होम, मम्मी घर पर है, सुशीला इज एट होम, सुशीला घर पर है, राइट। शायद मैंने गलत बोल दिया था, सुशीला इज एट होम, सुशीला घर पर है। वंस अपॉन अ टाइम मुगल रूल्ड ओवर टाइम इंडिया, किसी समय मुगल भारत पर, इंडिया पर शासन करते थे, वहां भी पर है। और यदि हम अगला जो सेंटेंस हमने देखा था ऑन का, द बुक इज ऑन द टेबल, उसमें भी पर है, पर सिचुएशन अलग अलग है, सिचुएशन अलग अलग है। कैसी सिचुएशन अलग अलग है, तो आप देखेंगे कि जो धरातल से हटकर है उस पर ऑन का प्रयोग हो रहा है, जमीन से जिसका कोई संपर्क नहीं, वहां पर हम ज्यादातर ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, आप देखेंगे कि बुक जो टेबल के ऊपर रखी, उसका जमीन से कोई संबंध नहीं है, ठीक। सुशीला इज एट होम, वो घर पर है, मतलब वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो जमीन से संबंधित है, कि वो रिलेटेड है। इसके बाद जो हम अगला जो प्रीपोजिशंस देखेंगे, वो प्रीपोजिशंस हमारा होगा इन और इनटू, राइट। इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन होता है कि दोनों की हिंदी तो में है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में इनटू का प्रयोग करें, कौन सी सिचुएशन में इन का प्रयोग करें। तो हम देखेंगे कहाँ पर है हमारा इन और इनटू, हम देखेंगे इन और इनटू, 2 3 4 मैंने, और ये 1 2 3, ये इनटू वाला सेंटेंस, ये इन वाला सेंटेंस, इसका एक सेंटेंस ऊपर में भी होगा, राइट। तो हम अभी ये सीरियल एक्चुअली 1 2 3 का गड़बड़ा गया है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देंगे, आप केवल सेंटेंस पर फोकस करेंगे, ठीक। इन के लिए देखेंगे, फादर विल कम इन एन आवर, पिताजी 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक, पिताजी 1 घंटे में आ जाएंगे। दूसरा सेंटेंस, दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। सिटी इज इन डेंजर, जो शहर है वो खतरे में है। तीनों का में शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक। और नीचे वाला देखें आप, कंपैरिजन करते चले, द काउ विल फेल इनटू द पिट, पहला सेंटेंस, द काउ फेल इनटू द पिट। दूसरा, ही स्लेप्ट लेट into the day। यहां पर इसको थोड़ा सा सुधार लें,
ये जो हमारा सेंटेंस बना है इसको हम सुधार लेते हैं। ये राइट। तो अब तीनों दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इनका प्रयोग कहाँ होता है, पहले ऊपर वाले में देखो, इनका प्रयोग होता है छोटे में बड़ा या बड़े में छोटा। ठीक, जैसे कि द लिव इन मुंबई, वो मुंबई शहर में रहता है। ठीक, सिटी इज इन डेंजर, शहर खतरे में है। ये मे का प्रयोग यहां पर देखेंगे, इनटू द काउ फेल इनटू द पिट। क्या समझ में आ रहा है दोनों चीज में एक समझ में आ रहा है कि यदि जो इन और इनटू दोनों की हिंदी मीनिंग तो मे है, लेकिन इनटू का प्रयोग, इनटू प्रीपोजिशंस का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब या तो वो गतिशील अवस्था में हो, यानी उसकी जो सेंटेंस है वो उसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो। द काउ फेल इनटू द पिट, वो गड्ढे में गिर गई, यानी एक मूवमेंट है उसमें। वो देर तक सोता रहा, ही स्लेप्ट लेट इनटू द डे, वो दिन में देर तक सोता रहा। या उसके बाद की सिचुएशन है कि वाटर, ये जो सेंटेंस है, वाटर इज चेंज्ड इनटू स्ट्रीम बाय हीट, पानी जो है वो काय में चेंज हुआ, स्ट्रीम में, बाय हीट, गर्मी पा करके, यानी एक गतिशीलता दिखाई दे रही। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि इन और इनटू में जो डिफरेंस है, हिंदी में दोनों का मतलब में है, लेकिन जब इस सिचुएशन स्थिर हो तब में का प्रयोग करेंगे, जब सिचुएशन गतिशील हो तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। राइट, तो इन का प्रयोग स्थिर अवस्था में, इनटू का प्रयोग गतिशील मूवमेंट वाली पोजीशन में होगा। बात क्लियर हो रही है। अब यदि हम एक सिचुएशन मतलब एक प्रीपोजिशंस और देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा अगला प्रीपोजिशंस होगा उसको हम विथ और फ्रॉम से लेते हैं। ठीक है ना, विथ भी प्रीपोजिशंस है और फ्रॉम भी प्रीपोजिशंस है, और दोनों की मीनिंग क्या कहलाती, दोनों की मीनिंग हिंदी में से कहलाती है। तो अब हम फ्रॉम और विथ का प्रयोग देखते हैं। देखिए, श्याम वेक्स अप विद द सनराइज, श्याम वेक्स अप विद द सनराइज, हिंदी क्या हुई, श्याम सूरज के उगते ही उठा या सूरज के उगने के साथ उठा। ठीक, या उदय होने के साथ उठा। पंकिता केम हियर विथ हर फ्रेंड, पंकिता अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई। आई राइट विथ माई पेन, मैं अपनी पेन के साथ लिखता हूँ या मैं पेन से लिखता हूँ। ये भी हो सकता है। क्या शो कर रहा है, पहला सेंटेंस शो कर रहा है टाइम, दूसरा सेंटेंस पोजीशन, तीसरा सेंटेंस रिलेशन। ठीक, यहाँ पर पी छूट गया है, हम उसको कम पी कर देते हैं। ये ठीक। तो अब आप देखेंगे कि ये तो विथ, जिसकी हिंदी होती है से, और इस तरफ आप देखेंगे वर्क बिगिन फ्रॉम टुमारो, वर्क बिगिन फ्रॉम टुमारो, यहाँ फ्रॉम लगा है, यहाँ पर फ्रॉम प्रेपोजिशन से, यहाँ विथ। दूसरा सेंटेंस रानी कम्स फ्रॉम विलेज, रानी कम्स फ्रॉम विलेज। तीसरा सेंटेंस आई एम फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी। हिंदी में दोनों में से शब्द आ रहा है, काम कल से शुरू होगा। श्याम सूरज के उगते से उठा, ठीक, और रानी कम्स फ्रॉम विलेज, रानी कहाँ से आती है, गांव से आती है, और पंकिता
दोस्तों के साथ आई, अपने दोस्तों के साथ आई। कहने का मतलब ये है कि दोनों फ्रॉम प्रीपोजिशन और विथ प्रीपोजिशन की हिंदी तो से है, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशंस में प्रयोग होते हैं। अब वो सिचुएशन क्या है? तो जब भी विथ का प्रयोग करते हैं, हम विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ साथ होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ साथ होते हैं। जैसे पंकिता केम हर विथ हर फ्रेंड, तो पंकिता और उसके दोस्त साथ साथ हैं। आई राइट विथ माई पेन, तो आई और पेन ये साथ साथ हैं, वर्क कर रहे हैं। मतलब कहने का कि विथ के प्रयोग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए फ्रॉम, फ्रॉम में रानी कम्स फ्रॉम विलेज, रानी किस चीज को बिलोंग करती है? रानी शहर से नहीं, रानी गांव से आती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो गांव की लड़की है। तो अभी तो वो गांव में नहीं है, विलेज से आती है। या फिर वर्क बिगिन फ्रॉम टुमारो, काम कल से शुरू होगा। कहने का मतलब ये है कि आज और कल में अंतर है। कहने वाला ये बोल रहा है कि काम कल से शुरू होगा, मतलब ये है कि जो कहने वाला है वो और कल, ये दोनों में मतलब दोनों में अंतर क्या, दूरी है। एक इसको इस हिसाब से कह सकते हैं कि जब फ्रॉम वर्ड का प्रयोग होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते। फिर से गौर से सुनिए कि जब फ्रॉम प्रीपोजिशंस का उपयोग करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दूर दूर होते हैं। इसके ठीक उलट जब हम विथ प्रपोजिशंस का उपयोग करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पास पास होते हैं। तो अब हम कुछ फ्रेज प्रीपोजिशंस को भी देख लेते हैं। तो फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या कहलाते हैं? जब प्रीपोजिशंस के बीच में कोई नाउन आ जाता है, जब प्रीपोजिशंस के बीच में कोई नाउन आ जाता है, तो ये तीनों शब्द जो प्रीपोजिशंस होते हैं वे फ्रेज प्रीपोजिशंस के रूप में आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने लिखा है इन स्पाइट ऑफ, ठीक, और कुछ थोड़ा सा हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन प्लेस ऑफ, ये भी कहीं लिखा होगा, अभी हम ढूंढेंगे, या इन फ्रंट ऑफ। ये जो प्रीपोजिशंस है ये फ्रेज प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे तो जो प्रीपोजिशंस हमने 3 पढ़े हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उनको शो करते हैं। जैसे सिंपल प्रीपोजिशंस है, या डबल प्रीपोजिशंस है, या कंपाउंड है, या पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है। इस तरीके से प्रीपोजिशंस को बांटा गया है। लेकिन अभी चूँकि हम फ्रेज प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं तो उस पर चर्चा करें। जैसे कि ये आप पेन जहाँ मेरी जा रही है वहाँ देख रहे होंगे कि इन स्पाइट ऑफ, ठीक। इसका मतलब जो हिंदी में इन स्पाइट ऑफ होता है उसको हम कहते हैं कि के बावजूद जैसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही वेंट टू ऑफिस, बीमारी के बावजूद वह ऑफिस गया, बीमारी के बावजूद वह ऑफिस गया। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस बना वो के बावजूद प्रीपोजिशंस वाला है, जिसे इन स्पाइट ऑफ कहते हैं। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो इन प्लेस ऑफ, या तुम्हारे से बाय मीन्स ऑफ भी कहीं होगा, उसको भी हम ढूंढते हैं और उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि वो ये एक। तो अगला जो हमारा फ्रेज प्रीपोजिशंस है वो ये देखिएगा, मेरी पेन यहाँ जा रही है, इन प्लेस ऑफ, ये प्रीपोजिशंस है फ्रेश। और फ्रेश प्रीपोजिशंस में इसकी हिंदी होती है के स्थान पर। जैसे कि आई वांट यू,
सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट यू इन प्लेस ऑफ हिम, मैं उसके स्थान पर तुमको चाहता हूं, राइट, यानी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट यू इन प्लेस ऑफ हिम, उसके स्थान पर तुम। तो ये एक हमारा कौन सा प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। इसी के हिसाब से ये जो हमारा अगला फ्रेज प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की हिंदी होती है के दौरान। जैसे सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर, जहाँ मेरी पेन जा रही है, ड्यूरिंग द कोरोना ऑल शॉप वर क्लोज्ड। कोरोना के दौरान, कोरोना डिजीज के दौरान सारी शॉपें, ऑल शॉप वर क्लोज्ड, सारी दुकानें क्लोज थी, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो ये भी एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। अब हमने ये चीज देख ली है कि हम जो सेम हिंदी की मीनिंग देते हैं, उन वर्ड को, उन प्रेपोजिशंस को हम कैसे डिफरेंट उनमें भेद कर सकते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशंस किस सेंटेंस में, किस सिचुएशन में सही जगह पर बैठेगा, सही अर्थ देगा, राइट। ये जो हमारा एक और प्रेपोजिशंस है जो सेम शब्द वाले हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बिलो और बीनीथ, ये दो प्रेपोजिशंस भी हैं जिनकी हिंदी में हमें नीचे शब्द सुनाई देता है। जैसे ये जो आप मेरा यहाँ देख रहे हैं ना, जहाँ मेरा पेन जा रहा है, मिस्टर वर्मा इज बिलो मी इन द ऑफिस, मिस्टर वर्मा इज बिलो मी इन द ऑफिस, मिस्टर वर्मा ऑफिस में मुझसे नीचे हैं, कहने का मतलब वे नीचे की पोस्ट पर है। और दूसरा सेंटेंस है माई इंटेलिजेंसी इज बिलो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से जो मेरी इंटेलिजेंसी है वो कम है, नीचे है। माई इंटेलिजेंसी इज बिलो माई फ्रेंड्स, तो मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो बुद्धि है वो मेरे दोस्त से नीचे है, कम है। तो यहाँ पर हिंदी में नीचे शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन इनका मतलब सिचुएशन के हिसाब से कई बार कम से लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो है पेडेस्ट्रियन सिटिंग बीनीथ द ट्री, जो यात्री हैं, राहगीर हैं, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पेडेस्ट्रियन सिटिंग बीनीथ द ट्री, जो यात्रा करने वाले, गर्मी में अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो चलने वाले हैं, जो यात्री हैं, वे बहुत तेज़ धूप होती है तो झाड़ के नीचे सुस्ता रहते हैं, वृक्ष के नीचे आराम से बैठते हैं। तो पेडेस्ट्रियन सिटिंग बीनीथ द ट्री, पैदल चलने वाले जितने लोग हैं उनसे संबंधित ये सेंटेंस है कि वे वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ऐसे ही ही इज बीनीथ कंटेम्प्ट, ये भी एक हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है ना, वह घृणा से भी नीचे है, उसकी हिंदी है कंटेम्प्ट, घृणा से भी नीचे है। तो सिचुएशन देख रहे हैं, इसका मतलब बीनीथ का मतलब भी नीचे और बिलो का मतलब भी नीचे, लेकिन बिलो का मतलब कम से ज़्यादा लिया जाता है कि उसकी पोस्ट मेरी पोस्ट से कम है, या वह मुझसे नीचे की पोस्ट पर है, कम पोस्ट पर है। इस तरीके से ऐसी सिचुएशन जब आए वहाँ पर बिलो का प्रयोग करें, और डायरेक्ट किसी को कवर अप करता हुआ, ऊपर झाड़ बड़ा है ना, और जो डायरेक्ट किसी की छाँव में बैठा हो तो वो बीनीथ, नीचे, किसी चीज के नीचे बैठा हो, तो वो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बीनीथ और बिलो में जो भेद है वो भेद समझ में आता है। ठीक है, अब हम इतनी चीजें तो समझ गए हैं कि जो सेम मीनिंग देते हैं, जो हिंदी में जिनका अर्थ निकलता है, उनमें अलग अलग सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशंस किस जगह पर सही बैठता है, राइट। और यदि हम एक दो प्रीपोजिशंस को समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि द गिफ्ट फॉर यू, फॉर का मतलब के लिए या से होता है,
और से का प्रयोग आप जानते हैं, से का प्रयोग से विथ के साथ भी होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, और फॉर का प्रयोग भी या तो के लिए या से के लिए होता है। जैसे कि अगला जो यहाँ पर फॉर का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, द गिफ्ट फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, यहाँ पर से वह 2 दिन से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, मतलब कहने का कि फॉर का प्रयोग जो अनिश्चित समय होता है वो बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर हिंदी में से आता है। ऐसे ही आई शैल रिसीव रायपुर फॉर टुमारो, मैं कल से रायपुर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग के लिए या से होता है। सिंस का प्रयोग भी से होता है, लेकिन सिंस निश्चित समय बताने के लिए होता है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि ही हैज बीन वर्किंग सिंस, ठीक, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, वह सोमवार से काम कर रहा है। तो वो निश्चित हो गया कि सोमवार एक निश्चित समय हो गया, सप्ताह में सोमवार एक ही है, वो निश्चित समय के लिए हो गया, निश्चित समय से हो गया। बात क्लियर हो रही है? जैसे कि आज बुधवार है, और यदि मैंने कहा कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर मंडे, ही इज वर्किंग सिंस मंडे, तो वो सोमवार से सोमवार मंगलवार 2 दिन काम किया, तो सिंस मंडे। और यदि मैं कहता कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, तो जरूरी नहीं कि वो सोमवार से कर रहा होता, वो कोई भी दिन 2 हो सकते थे। तो जहाँ सिंस का प्रयोग होगा, सिंस प्रपोजिशंस का प्रयोग होगा, वो निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय बिंदु बताने के लिए, और फॉर अनिश्चित समय बिंदु बताने के लिए। तो ये भी प्रपोजिशंस के इस तरीके से प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो कंफ्यूजन था इस वीडियो के द्वारा वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करिएगा, ताकि यदि वो भी इस तरह की इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें इस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। राइट, तो बस आज के लिए इतना दोस्तों, बाय बाय।